खुशी की बात यह है कि जब जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा पहले महीने की जो सैलरी आपको मिलेगी 1 लाख से ज्यादा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं 50 दिन पहले हम आपको टायर 1 की 10 मॉडल पेपर और टायर 2 के 10 मॉडल पेपर आपको फ्री दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि EMRS के अंदर बहुत कम कंपटीशन हो गया है। उसका कारण क्या है कि लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद विद्यार्थियों के मन में एक डर और भय का माहौल जो है पैदा हो रहा है। तो ये जीके ही है जो आपका पेपर बचाएगा। हम एक ही टीचर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और करंट अफेयर्स के सवाल बहुत अच्छे लेवल के पिछले कई समय से पूछे जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को टारगेट करते हुए उसके अराउंड अब हिस्ट्री भी 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में तो धूम मचा रखी है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो तो बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया करो। उस 27 अध्याय में से जो पहला आपका भाग शिक्षा के बारे में बताया जाता है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे। जैसे टॉपिक है एंटोनिम, सिनोनिम। अब हम बात करते हैं सर पेडागोजी। ये पेडागोजी भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। पेडागोजी है क्या? कि जो 25-30 घंटे की क्लास लूंगा जी। काफी बच्चे जो आईसीटी के बारे में जानते नहीं। आईसीटी मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है, आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएगी। अभी आप ज्यादा फोकस कीजिए 5-6 घंटा टायर 1 को, जो आपने लिखा है तो वहीं से आपके सवाल बनेगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले EMRS के द्वारा एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था जिसमें लाइब्रेरियन के 124 पदों पर वैकेंसी आई थी। लेकिन EMRS के द्वारा इस बार थोड़ा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया था। बदलाव इन द सेंस कि इसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा टायर 1 जिसके अंदर आपको GK GS का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और जो विद्यार्थी इसके अंदर टॉप 10 का मतलब तो 10 गुना में जो विद्यार्थी पास होंगे उसके बाद उनको टायर 2 में देने का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक डर और भय का माहौल जो है पैदा हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि पहले हमें टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें टायर 2 के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इस डर और भय को जो है समाप्त करने के लिए हमारे साथ जो है एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम हम लेकर आए हैं, ताकि वो टायर 1 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को कैसे आपको कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप जो है 10 गुना में आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि पदों की संख्या 124 है तो आपको 1240 यानी 124 इंटू 10 यानी 1200 टॉप 1240 में जब आप आओगे उसके बाद आपको सेकंड पेपर जो यानी टायर 2 के एग्जाम में आप एलिजिबल होंगे। एक खुशी की बात यह भी है दोस्तों कि EMRS का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन बहुत जल्द उसके साथ KVS और NVS का वैकेंसी भी आ रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि इन तीनों का जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आप तीनों एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम के बारे में, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं सौरभ सर, जिन्होंने हाल ही में जो है 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में उन्होंने इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था और बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुए और शानदार रिजल्ट भी इनका रहा था। फिर दूसरे हमारे साथ है हरीश सर, जो है अभी हाल ही में जो है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाई थी। और ऐसा बच्चों के द्वारा बताया गया कि साइकोलॉजी में 24 क्वेश्चन आए थे जो इनके द्वारा पढ़ाया गया। 24 में से 24 सवाल एग्ज़ाम के अंदर मिले थे। फिर हमारे साथ तीसरे जो गेस्ट हैं जिनका नाम है अभिषेक, जो सर हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और मैं अभिषेक सर के बारे में बताना चाहता हूं कि रिसेंटली जो है वर्तमान में जो है SSC CGL को जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे भी हम जो हमारे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और उनके बाद जो हमारे साथ है राकेश सैनी सर, जो पूरे इंडिया में उनकी शानदार कंप्यूटर साइंस की किताब भी चलती है, थ्योरी प्लस MCQ। और हर कंपटीशन में जहाँ कहीं भी कंप्यूटर जो सब्जेक्ट आता है वो ICT के एकदम परफेक्ट टीचर है और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो आज हमारी जो टीम है इनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन कराया।
अब हम एक एक टीचर से जो एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनसे हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे इनके अलावा जो एक हिंदी के जो भूपेंद्र सर हैं, वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। वो भी एसएससी और भी अन्य कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी हिंदी हमारे यहाँ पर पढ़ाएंगे। और एक प्रदीप सर हैं जो हमारे सीजीएल जो हैं पढ़ाते हैं और खुद सीजीएल सेलेक्टेड हैं और सीजीएल एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी पढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सौरभ सर। सौरभ सर, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सौरभ सर, अभी जो टायर 1 जो है पहला प्री एग्ज़ाम होता है और उसमें सबसे पहले जो पॉइंट होता है, जो 100 सवाल होंगे, उसमें शुरुआत में 10 सवाल जो होते हैं वो होते हैं जनरल अवेयरनेस के। बिल्कुल सर। और जनरल अवेयरनेस का हमने 2023 का पेपर भी देखा जो लास्ट वैकेंसी में, उसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडिया जीके के और इंडिया करंट अफेयर के होते हैं। अब उसमें इन सिलेबस में टॉपिक तो नहीं दिया है, लेकिन बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जनरल अवेयरनेस में हम क्या पढ़ें ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए और उस 10 सवाल को हम अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ। जी सर, बिल्कुल। पहले तो सर मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सोचते हैं कि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होगा और 10 क्वेश्चन ये है तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये अक्सर ये चीज़ सही नहीं है सर। बिकॉज जीके का ऐसा है सर कि ये एक तो टाइम बचाता है और नंबर पूरे देके जाता है। ये बिल्कुल टाइम बचाएगा, बिल्कुल टाइम बचा। और क्वेश्चन में क्या है सर, बहुत इजीली या तो हाँ या ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है, पहले एमसीक्यू आपने पहले करे हुए हैं, वो कहाँ से करने वो अभी हम बात करते हैं, बट एक जो छोड़ना है ना सर कि हम तो छोड़ ही देंगे क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ये एक तो समझदारी नहीं है। बिल्कुल, पहले ये तो मैं आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि इसमें जो पढ़ा है उसको क्लिक कर दो आप। हाँ, समय बचाएगा, ये बहुत ये अच्छी समय बात बचाता है सर। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जीके को 10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है सर कि कोई पेपर ऐसा अच्छे लेवल का आ गया, कहीं आपने बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट पढ़ा था जिसके 50-60 नंबर थे, बट वो क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये जीके ही है जो आपका पेपर बचाएगा। बिल्कुल सर, ये ऐसा मेरा मानना है सर। सिलेबस पे चर्चा करूँ तो सर, जब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स लिखा हुआ आ जाता है ना, तो जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि 10th क्लास तक की जो सोशल स्टडीज़ की हमारी बुक है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेवल अप टू 10th क्लास का रहता है। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अब बात यह है कि इसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स के सवाल बहुत अच्छे लेवल के पिछले कई समय से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आप जब पढ़ो, वैसे तो हमारे पास जब समय होता है सर तो एक बार तो पूरा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम पुराने पेपर के अनुसार, जैसे हम लोगों ने तो पुराने पेपर देख रखे हैं तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है ना, तो उसी टॉपिक को टारगेट करते हुए उसके अराउंड ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब सर या तो क्या होता है कि आप खुद पुराने पेपर्स देखो और उससे एनालिसिस करो, सही है, या फिर एक टीचर जिसने वो पेपर पहले देख रखे हैं, सॉल्व करा रखे, उस पर भरोसा करो कि यार ये इस पूरे के अराउंड ही आपका पेपर घूमता है। तो आपने जैसे बात करी हुई है, हम भी ऐसे ही करते हैं कि पुराने पेपर्स को देखो, किस सिलेबस के अराउंड सारा पेपर घूम रहा है। पुराने पेपर से ये पता चल जाता है कि ज्योग्राफी के पूछे सवाल या मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे या एग्जैक्टली सर, कितने पूछे, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 4 सब्जेक्ट हैं, अब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2-2 ही आए भले, बिल्कुल सही, पर वो आएगा तो सही। अब वो ज्योग्राफी का ही आएगा, अब उसको तो लेना तो पड़ेगा। हाँ, उससे पता चल जाता है कि 10 क्वेश्चन है तो आपको ये पता चलेगा 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आया, हाँ, 1 क्वेश्चन पॉलिटिकल का आया, 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आया और 3-4 क्वेश्चन करंट का आएगा। और करंट में आजकल क्या पूछा जाता है अगर हम देखा जाए? हाँ, एक तो सर मैं थोड़ा सा एक वो कहना चाहूँगा, जो आपने हिस्ट्री का बताया ना, जैसे आप मॉडर्न वाला बोला, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अब हिस्ट्री भी 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, बट सर 90% जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। अच्छा। और उसमें भी अगर अपन इसको और छोटा कर दें तो 1915 से 1947 का जो गांधीयन एरा है, गांधी युग जो है, उसमें से क्वेश्चन आता है। फिर आपने बोला करंट अफेयर्स वाला, करंट अफेयर्स में सर महिला उपलब्धि से संबंधित, वुमेन्स का कोई अचीवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, वो क्वेश्चन बनेगा सर 100%, कोई भी फील्ड में। हाँ, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है, या फिर और कोई उनका जैसे कोई अचीवमेंट है, लोकली भी हो सकता है सर। वो जैसे हमारे यहाँ की रूमा देवी को मोदी जी ने सम्मानित किया था, तो वो सर एसएससी में सवाल आ गया था बिल्कुल कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से आती है। अच्छा, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो मस्ट है सर।
बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको दिख रहा है कि ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, उनकी किसी उपलब्धि से संबंधित है, साइड में कहीं लिख लो या कहीं उस पर टिक कर लो, ये तो याद करना ही करना है। बिल्कुल। तो सर के अनुसार करंट अफेयर में आजकल जो है विमेन एम्पावरमेंट से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आपको विशेष ध्यान भी देना है। तो सौरभ सर से हमने बात की है और सौरभ सर लंबे समय से एसएससी सिजिल्स को पढ़ाते हैं, पेपर भी एनालिसिस करते हैं। तो उन्होंने अपने आइडिया के हिसाब से जो उनको लगा उन्होंने आपके बारे में बताया है कि भाई ये जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस एक सबसे बड़ी बात है, एक समय बचाता है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करना है, इसको भी साथ साथ आपको देखना है। अब हम बात करते हैं हरीश जानी सर, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में तो धूम मचा रखी है और सबसे बड़ी बात है कि साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट सर हैं और खुद सर जो है टॉप रैंक से इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट में भी जो है नौकरी प्राप्त की है और लंबे समय से कंपटीशन एग्ज़ाम को भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम जो है तैयारी करवा रहे हैं। और रिसेंटली जो है साइकोलॉजी में जो इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी और बच्चे कहते भी हैं कि सर साइकोलॉजी की वजह से हमारा सिलेक्शन भी हो रहा है। तो हरीश सर आपका भी स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आपका बहुत और धन्यवाद। हरीश सर की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ टायर 1 के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर है पैडागोजी उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे और एनईपी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो करीबन अगर तीनों पार्ट मिलाए तो कम से कम 60 क्वेश्चन होते हैं। और जो विद्यार्थी अगर 60 क्वेश्चन को अगर सीरियसली लेता है तो मुझे लगता है कि टायर 1 आराम से वो निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरीश सर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो अक्सर विद्यार्थी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो विद्यार्थी होता है जो BLS डिग्री कर लेता है लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और कैसे उनको तैयारी करनी है, उसके बारे में बताएं पहले। यदि सर मैं सबसे पहले बताऊं, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है इसका मतलब होता है कि शिक्षण अभिक्षमता है। कि शिक्षण का मतलब होता है अपन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के दौरान उस एक शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें जो मुख्य रूप से बिंदु है कि हमारे जो पढ़ाने वाले गुरुजी उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। उसके बाद देखें तो उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कोजेस है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान शिक्षक और बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। उस टीचिंग के अराउंड उसके जो मुख्य रूप से 8 पॉइंट है, लेकिन 8 पॉइंट के सब पॉइंट है लगभग 15-20 से। यदि कुल मिला के अपन बात करें तो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड मान के चलो लगभग 25 से 30 घंटे का सिलेबस रहने वाला है। अच्छा, 25 से 30 घंटे में आपका ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर पेडागोजी। ये पेडागोजी भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। जी सर, नॉन टीचिंग पोस्ट है, फिर भी इन्होंने सिलेबस में दिया। पेडागोजी के बारे में स्टूडेंट को बताओ कि पेडागोजी है क्या। यदि सर मैं पेडागोजी की हिंदी में बात करूँ उसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। जी। और शिक्षा शास्त्र का सर मतलब वो होता है एज जो अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, बाल मनोविज्ञान होती है कि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है और उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है जिसको शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं जी। उसके बाद जब तक बच्चा किशोरावस्था की उम्र पूरी करता है उस समय बच्चे का संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, फिजिकली, मेंटली किस प्रकार से होता है डेवलपमेंट, उन सबको अपनों पढ़ना है, वो आपकी होती पेडागोजी। जी सर। एक 10 क्वेश्चन सर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें से भी 10 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। हमने 2023 का पेपर भी एनालिसिस किया था। तो NEP को जो है कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। यदि सर मैं NEP की बात करूं तो जो अपने 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, इसके अंदर ये बात की गई थी जो आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो तो बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया करो, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपने NEP के अंदर 4 भाग में कुल 27 अध्याय को बांटा गया है। उस 27 अध्याय में से जो पहला आपका भाग है उसमें दे रखा है स्कूली एजुकेशन या फिर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के बारे में बता रखा है, जिसमें आपके 10 चैप्टर बता रखे हैं। उस 10 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आता है और वो आपको 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है जी सर। तो ये हरीश सर ने टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और NEP के बारे में बताया और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएगी, क्योंकि हमारे OSI परिवार से पूरे भारत के बच्चे जुड़े हुए, तेलंगाना, कश्मीर, अंडमान निकोबार, तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा ताकि आपको जब पेपर में बैठोगे ताकि आपको बाइलिंगुअल कंटेंट से क्वेश्चन को समझने में और ऑप्शन को समझने में आसानी रहेगी।
अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें रीजनल लैंग्वेज भी कुछ विद्यार्थी इंग्लिश लेते हैं, उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो अगर हम टॉपिक के बारे में हमने देखा और एनालिसिस किया था, उसमें ग्रामर के सारे जो टॉपिक हैं। तो आज हम बात करते हैं अभिषेक सर से कि जो आपने सर इंग्लिश का जो सिलेबस देखा है, उस सिलेबस के हिसाब से जो है कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो हैं उस पर जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जी सर, बिल्कुल। अगर इंग्लिश के बारे में बात की जाए तो इसको नॉर्मली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ग्रामर का रहेगा, एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहता है और एक वोकेबलरी का रहता है। बिल्कुल, हाँ। तो मेन पोर्शन क्या रहता है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कवर किए तो वो ही पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है। ठीक है। और बाकी क्या होता है, नॉर्मली आप हल्के लेवल की वोकेब तो बेसिक आप स्कूलिंग से भी उस लेवल से भी करते हुए आए हैं, लेकिन जो पैसिव वोकेबलरी होती है जो एग्जाम में डायरेक्टली पुट होती है, जैसे टॉपिक है एंटोनिम, सिनोनिम, हाँ, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स एरिया होता है कि इसी टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक फिक्स एरिया आप चाहे ग्रामर में ले लीजिए कि भाई कोई भी चैप्टर लिया आपने, कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब जो चैप्टर होता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसी पार्ट की अहमियत होती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप दूसरे चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस बनाते हैं। जी, चाहे वो टेंस हो, चाहे हाँ voice बिल्कुल, हो। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, किसी भी चैप्टर में। तो आपको अगर पता है कि कौन सा सेलेक्टेड जो एक सेलेक्टिव पार्ट है, जो एक छोटा सा पोर्शन है, कि इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके हम पढ़े, तो उससे आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वही होती है कला सर। एक सर मैंने 2023 का पेपर अभी एनालिसिस किया था, तो उसमें सर हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है जी, स्पेशली इंग्लिश में एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना सर, उस पैसेज को कैसे हल करेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर विद्यार्थी पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। पैसेज का सीन ये होता है सर कि आपकी अगर ग्रामर वाला पोर्शन सही है, ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल उसका मीनिंग निकालने में हेल्प मिलती है। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पैसेज में एक वोकेब का भी पोर्शन आ जाता है कि वोकेब का क्वेश्चन पूछ लिया, तो नॉर्मल तरीके से सिमिलर वर्ड, जी सिमिलर पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी अगर ग्रामर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आपका कवर कर रखा है तो कॉम्प्रिहेंशन इजीली आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपन को बेसिक इंग्लिश जो है, शुरुआत की जो इंग्लिश है, जी उस पे अपन को बहुत ज्यादा बिल्कुल। फोकस करना सबसे पड़ेगा। जो कोर जो स्ट्रेंथ होती है बच्चे की, अगर इंग्लिश की देखी जाए तो ग्रामर जो है ना, वही उस पे पकड़ आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल इजीली पूरा भी स्कोर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो सर थे अभिषेक सर, जिन्होंने इंग्लिश के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से अगर 1 महीना अगर रोज़ का 1 घंटा अगर सर के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है और पुराना पेपर भी आप एनालिसिस करोगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि ये सवाल कौन से टॉपिक का, तो आपको खुद को इजी गोइंग हो जाएगा, भाई ये टॉपिक से सवाल अक्सर पूछा जाता है, उस टॉपिक पर आप फोकस करोगे। और फिक्स एक क्राइटेरिया होता है, 10 सवाल होते हैं, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं राकेश सैनी सर से, जो कंप्यूटर जो पढ़ाते हैं, लंबे समय से कंपटीशन एग्ज़ाम को पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके टायर 1 में भी 15 क्वेश्चन आएंगे और टायर 2 में भी, जो लाइब्रेरी साइंस का जो टायर 2 का जो सिलेबस है, उसमें जो 5वां जो पार्ट है बेसिक कंप्यूटर है, वहाँ से भी सवाल बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर टायर 1 में अगर कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि टायर 2 में आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो भी कंप्यूटर के जो फंडामेंटल जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो आपको दोनों में हो जाएगा। तो आईसीटी के 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो राकेश सैनी सर से हम जानना चाहते हैं कि जो ये 15 क्वेश्चन है जो है आईसीटी में, कौन कौन से टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं बता दूं पहले कि जो अपना आईसीटी सब्जेक्ट है, स्टूडेंट इनको क्या है कि नया सब्जेक्ट समझते हैं। जी, काफ़ी बच्चे जो आईसीटी बारे में जानते नहीं। आईसीटी मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो अपने क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके कंप्यूटर और रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है टेक्नोलॉजी का,
उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि जो आईसीटी नया सब्जेक्ट आपके नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अगर आपने पहले पढ़ रखा है कंप्यूटर बेसिक्स, जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इंटरनेट के बारे में, नेट, इनके टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और पिछली बार जो आपके जो है 10 प्रश्न आए थे, लेकिन इस बार जो है आपके टायर 1 के अंदर जो है आपके 15 प्रश्न आएंगे। और वो एकदम आपके, मैं बता दूं कि मुश्किल से आपके जो 25-30 घंटे की क्लास लूँगा, और उसके अंदर आपके जो है मुश्किल से आपके 50-60 पेज के नोट्स बनेंगे, और उन्हीं में से आपके जो है आपके 15% कवर हो जाएंगे। सर आप जो आईसीटी का जो सिलेबस आप कराओगे तो आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस में जो एक और पार्ट होता है उसमें वो सेम ही होता है बेसिक, अगर देखें तो? अगर बिल्कुल कंप्यूटर हर एक एग्जाम के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे एनवीएस हो चाहे केवीएस हो। अभी मैंने जैसे पढ़ाया था आपके राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के अंदर, उसमें 15 से 15 प्रश्न अपने जो है अपने ऑनलाइन कोर्स में से आया था, कंटेंट में से आए थे। तो राकेश सैनी सर लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम को पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इन सर की विषय से एक बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं। डीपली इन द सेंस का मतलब होता है लंबे समय से जो कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते हैं उनसे एक लेवल का पता चल जाता है कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। सर अब टायर 2 की बात करें अपन, तो टायर 2 में भी सर क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। बिल्कुल अपन उसके हिसाब से भी पढ़ाएंगे, जो भी उसमें जो है 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएंगे उसमें। हाँ, 3-4 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव के भी सवाल आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव सवाल कैसे बन सकता है? अगर हम एक छोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन अगर आइडिया उसमें जैसे आपको पूछ लेगा, जैसे सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पूछ लेगा इसकी डेफिनेशन क्या है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल के नाम पूछ लेगा आपको, या आपको पूछ लेगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज की 5 डेफिनेशन बताओ, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जब पहले आपको क्या करना होगा, टायर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईएमआरएस के अंदर बहुत कम कंपटीशन हो गया। उसका कारण क्या है कि 90% विद्यार्थी इसलिए डर गए थे कि जो है पैटर्न चेंज हो गया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के लिए नया है। ऐसा मत सोचना क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ पहली बार हुआ, ऐसा लग रहा है पहले 2000, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2023 में, उसके बाद अब सेकेंड टाइम वैकेंसी 2025 में आ रही है। तो ये जो बदलाव हुआ है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है ये पहली बार हुआ है। तो इसमें सारे विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं और सबके लिए ये बदलाव एक जैसा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले आप टायर 1 पर फोकस करें, क्योंकि अब आपको टॉप 1240 में आना है। जब आप टॉप 1240 में आओगे उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ोगे, क्योंकि टायर 2 जो होगा वो केवल लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट पर आधारित होगा। अब टायर 2 को लेकर भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर ये डिस्क्रिप्टिव क्या है। अरे भाई डिस्क्रिप्टिव को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 सवाल जो होंगे वो एमसीक्यू के होंगे, और 40 सवाल 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जो 15 सवाल आएंगे जिसमें एक सवाल 4 नंबर का होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं डिस्क्रिप्टिव के सवाल कैसे होंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव में जैसे आप जो कंटेंट का जो नोट्स बनाते हो उस नोट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सवाल कैसे बनेगा। देखिए आप जैसे एक कॉमन सा सवाल बनता है कि मान लीजिए कि संदर्भ सेवा क्या होती है। सवाल क्या बनेगा कि व्हाट इज रेफरेंस सर्विस अकॉर्डिंग टू रंगानाथन, रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या होती है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, और संदर्भ सेवा जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम से 50 दिन पहले हम आपको जो है 10 मॉडल पेपर की किताब हम आपको फ्री आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो आप सोच रहे हैं ना कि सर ये टायर 1 का एग्जाम पैटर्न जो नया आया है, टायर 2 का एग्जाम पैटर्न आया है, हमें कैसा पता चलेगा। तो हम आप लोगों के लिए टायर 1 की 10 मॉडल पेपर और टायर 2 के 10 मॉडल पेपर, ये दोनों किताब हमारे कोर्स के साथ आपको फ्री दी जाएगी एग्जाम के 50 दिन पहले, ताकि 50 दिन में आप आराम से 10 मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तो ये सवाल बनता था आपको 40 से 50 शब्दों में वो लिखना होता है, और बढ़िया सा आप, मैं बता रहा हूँ अगर कोई विद्यार्थी रोज का एक सवाल जो हम देंगे आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर, अगर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 सवाल देंगे तो 10 में कम से कम 150 सवाल आपको मिल जाएंगे, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। अगर रोज आप 1-2 सवाल भी अगर आप लिखने की आदत डालोगे, बस सवाल हम बना के आपको दे देंगे, और सवाल का जो कंटेंट है आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, उस रजिस्टर में से सवाल आपको पढ़ना है, उस थ्योरी को पढ़ना है, और बिना देखा देख आपको अपने रजिस्टर में लिखना है और अपने उस कॉपी में लिखना है, जिस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और सवाल अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी की परिभाषा क्या।
एकेडमिक लाइब्रेरी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। उसके बारे में आपको बताना है भाई स्कूल लाइब्रेरी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, कॉलेज लाइब्रेरी में कौन कौन से होते हैं और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल पढ़ाई हैं। और मैंने आपको पहले से कहा, मैं पिछले 3 साल से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। और जिस विद्यार्थी ने और प्रॉपर तरीके से 6 रजिस्टर डालकर नोट्स बनाए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने लिखा है वहीं से आपके सवाल बनेगा, बस ज़रूरत है तो वो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी आप ज़्यादा फोकस कीजिए 5-6 घंटा टायर 1 को और 2-3 घंटे दीजिए टायर 2 का, क्योंकि टायर 1 में आपको सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बता दूं मैं आपको, खुशी की बात यह है कि जो है EMRS में इंटरव्यू भी नहीं है और ना वहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और ना वहाँ पर आपको स्पेशली कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अगर आपके पास BLS डिग्री है और अगर BLS डिग्री अगर आपने 50% है तो आप आराम से इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। और आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके KVS और NVS की तैयारी साथ साथ हो रही है और KVS NVS की वैकेंसी अगले महीने आ रही है। तो एक तैयारी के साथ आपके तीनों एग्जाम में आपको सफलता मिल जाएगी। और हमारा लाइव बैच मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिकॉर्डेड बैच हमारे एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है और बहुत जल्द हम लाइव बैच आपके लिए शुरू कर रहे हैं। टायर 1 और टायर 2 का लाइव बैच शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ ये जो टायर 1 की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है और बिल्कुल आपको लाइव बैच के अंदर पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और अगले 3 महीने आप हमारे साथ बैठ जाइए, आपका टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद टायर 2 में तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो टायर 2 में लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के आधार पर रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है दोस्तों। तो और उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल हिंदी के भी हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है। आज वो स्पेशली कहीं बिजी हो गए थे इसलिए हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्द जो है जनरल हिंदी की भी लाइव क्लास होगी। और स्पेशली जो रीजनिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कन्फ्यूजन है, तो प्रणव सर हमारे जो खुद SSC CGL में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके द्वारा जो लाइव आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। तो आज हमारा ये विशेष चर्चा इसलिए रखी गई थी, पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ICT, पैडागोजी, NEP, रीजनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए थे। तो ये डर आप लोगों के अंदर ख़त्म करने के लिए हमने एक विशेष जो पॉडकास्ट आप लोगों के लिए किया है कि आप डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप आराम से EMRS, KVS, NVS अगर हम देखें तो बहुत तीनों मिलाकर अगर हम देखें तो काफ़ी करीबन कम से कम 300-350 पद हो जाते हैं और वैकेंसी इतनी आ चुकी है कि लोग अलग अलग जो है वैकेंसी में जा चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो एक लक्ष्य को लेकर चलेगा उसकी जीत निश्चित है दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द हम लाइव क्लास में आपके साथ मिलते हैं पूरी टीम के साथ और उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का और आप जरूर सफल होंगे, लेकिन हमारा मार्गदर्शन, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि KVS, NVS और EMRS की जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा और पहला पेपर जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो मंथली जो सैलरी होगी, पहले महीने की जो सैलरी आपको मिलेगी 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। और जैसे ही अगले साल 8वां वेतन लागू हो जाता है तो 8वें वेतन में आपकी सैलरी जाएगी 1 लाख से ज़्यादा। तो भाई 1 लाख अगर आप सैलरी लेना चाहते हो तो मेहनत भी आपको जो है करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और कमेंट में आप सबसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिए कि टायर 1 में कौन से पार्ट में आपको कमज़ोर है, ठीक है ना। किस टायर 1 में किस पार्ट में आपकी कमजोरी है, पैडागोजी आपको लग रहा है कमज़ोर या फिर इंडिया GK किस पार्ट में आपकी जो है आपको लगता है कि ये पार्ट मेरा कमज़ोर है। जिस पार्ट में आपको कमज़ोर महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है या वीकनेस महसूस हो रही है, तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे भेजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमारे OSA परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।